नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महा बुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां मिलती है खबर A to Z। तो दिन की बड़ी खबरें और उनके पीछे क्या है असल खबर, जानने का सफर करते हैं शुरू। देखते हैं आज का न्यूज डिकोड। सबसे पहले वो मुद्दा जो जुड़ा है देश की सुरक्षा से, जो जुड़ा है पड़ोसी से। 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच एक झड़प हुई और इसके बाद विपक्ष सरकार पर इसी मुद्दे पर हमलावर दिखा है। आज पूरे मामले में देश के रक्षा मंत्री ने विपक्ष को और देश को जवाब दिया है। संसद के दोनों सदनों में आज दिन का तवांग झड़प के नाम पर खर्च हुआ। कल खबर आई थी कि 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में तवांग में हुई झड़प की जानकारी दी। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं। भले ही सरकार ने सफाई दे दी हो, लेकिन विपक्ष इस मामले में सरकार की नीति रीति को कटघरे में खड़ा कर रहा है। बुनियादी सवाल ये है कि ये क्यों हो रहा है, चीन की मंशा क्या है, और इसीलिए हमने काम रोक को प्रस्ताव दिया है सरकार से पूछने के लिए कि ये भारत चीन रिश्तों के ऊपर एक व्यापक बहस की जरूरत है। विपक्ष के सवालों और सरकार की सफाई के बीच तथ्य यह है कि चीनी सैनिकों ने एक बार फिर से भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण की कोशिश की, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। वहीं अब हालात ये हैं कि इंडियन एयरफोर्स ने अरुणाचल सीमा पर कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग यानी जंगी उड़ानें शुरू कर दी हैं। 9 दिसंबर को तवांग में हुई झड़प से पहले भी चीन ने अरुणाचल सीमा में अपने ड्रोन भेजने की कोशिश की थी। इसके बाद IAF ने तुरंत अपने लड़ाकू विमान अरुणाचल सीमा पर तैनात किए थे। तो यहां सवाल उठता है कि आखिर तवांग पर चीन की काली नजर है क्यों? जरा इसको समझना बहुत जरूरी। डिकोड करते हैं इसे। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा के करीब तवांग कस्बा है। यह 17,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर मौजूद है। यह जगह रणनीतिक तौर के ऊपर बहुत ही मायने रखती है। तवांग से पूरे अरुणाचल प्रदेश पर नजर रखी जा सकती है और इसी वजह से चीन इस जगह को हथियाने की फिराक में है, साजिशें रचता रहा है। 1962 के युद्ध में चीन ने तवांग के ऊपर कब्जा कर भी लिया था। हालांकि संघर्ष विराम के बाद वो पीछे हट गया, क्योंकि तवांग मैकमोहन लाइन यानी LAC के अंदर पड़ता है हमारे हिस्से। तवांग पर चीन की बुरी नीयत की दूसरी वजह यह है कि भारत चीन के बीच जो LAC है, इसे क्रॉस करने के 2 सबसे अहम पॉइंट्स हैं और इनमें से एक तवांग है। पहला पॉइंट चंबा घाटी है जो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर आती है, और दूसरी तवांग है जो चीन और भूटान के जंक्शन पर है। यहां से चीन के लिए पूरे तिब्बत पर नजर रखना भी बहुत आसान होगा। तवांग को लेकर चीन के विरोध की तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का प्रकरण अब भी वैसा ही है, उसके लिए ताजा। साल 1959 में तिब्बत से निकलने के बाद दलाई लामा ने तवांग में कुछ दिन बिताए थे। यहां एक बड़ा बौद्ध मठ मौजूद है और इस लिहाज से चीन तवांग के ऊपर कब्जा करके अपनी साख को बचाकर या अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहता है। चलिए, अब इस पूरे प्रकरण का कुल जमा देश ने भी उत्तर सुन लिया। विपक्ष ने जमकर इस पर आपत्ति और सवाल भी उठाए, लेकिन बड़ी बात यह कि सुरक्षा के इस मसले पर सियासत नहीं होना चाहिए, और इसका आज एक अंश हमने देखा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के ऊपर आते हैं, जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिए गए। राजा पटेरिया को आज पन्ना पुलिस ने सुबह 5:30 बजे उनके घर से अरेस्ट कर लिया। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। ये कांग्रेस नेता और MP के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया हैं, जिनका एक बयान उनकी जी का जंजाल बन गया है। मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। आज PM मोदी की हत्या की बात कहने वाले MP के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। आज सुबह 5:30 बजे पुलिस ने पटेरिया को उनके घर से गिरफ्तार किया था। पटेरिया अपने गृह नगर दमोह के हटा में थे।
पुलिस ने यहीं से उन्हें अरेस्ट किया था, जिसके बाद पुलिस पटेरिया को JMFC कोर्ट पवई लेकर पहुंची थी, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पटेरिया ने 11 दिसंबर को एक सभा में कहा था कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी की हत्या को तत्पर रहें, इन द सेंस हराने का काम करो। इस बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को पटेरिया पर FIR के निर्देश दे दिए थे। हालांकि पटेरिया ने अपने बयान पर माफी मांग ली, तो वहीं कांग्रेस ने पटेरिया को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। PCC चीफ कमलनाथ ने पटेरिया के बयान की निंदा की थी। वहीं पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की गिरफ्तारी के बाद में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग और तेज हुई। सुनिए जरा। निश्चित रूप से ये एक बड़ा अपराध है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा, उनकी जान से जुड़ा हुआ विषय है और राजा पटेरिया जी ने हत्या की साजिश की है। मोदी की राजनीतिक हत्या मतलब पॉलिटिक्स इन द सेंस राजनीतिक चुनाव हराइए के बाद ही मुकदमा लगा के तानाशाही तरीके से गिरफ्तार करना, ये मैं उचित नहीं मानता। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री राजा पटेरिया अब न्यायिक हिरासत में जेल पहुंच चुके हैं। आपने तस्वीरें भी इसकी देखी कि कैसे उनको गिरफ्तार किया, क्या नोटिस किया गया। चलिए आज पटेरिया की बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, इस बात को भी समझे। पटेरिया की बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल भी नहीं लगा कि प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए बयान पर कोई पछतावा हो। राजा पटेरिया विक्ट्री का साइन दिखाते हुए आगे जाते नजर आए। ये इस बात का भी सबूत है कि राजा पटेरिया ने सोच समझकर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर वो बयान दिया। अब वो शब्द हत्या, इसका क्या मायने निकालना चाहते थे, ये देखना होगा। पटेरिया की बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पर दर्शाती है कि जहनी तौर पर जेल यात्रा के लिए भी वो तैयार थे। पता था उनको, संभवतः ऐसा उनकी बॉडी लैंग्वेज कहती। इस बात की संभावना है कि वो खुद एक एक विक्टिम के तौर के ऊपर खुद को पेश कर रहे हो, ताकि राजा पटेरिया आने वाले वक्त में जो कुछ भी इसमें आगे कहें वो इससे जुड़ जाए। वैसे विवादित बयान देने का उनका अपना एक नाता भी रहा है। 10 महीने पहले राजा पटेरिया ने एक और विवादित बयान दिया था। तब दमोह के रैपुरा थाना प्रभारी से कहा था कि क्षेत्र में आदिवासी जो 2005 से पहले से जंगल की जमीन पर काबिज हैं, खेती करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, उन्हें हटाना गलत है। यही वजह कि बस्तर आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद पनप रहा है। ये बात वो तब पुलिस से कहते हैं, क्योंकि आदिवासियों को न्याय नहीं मिलेगा तो उनकी मजबूरी उनको हथियार उठाने में आगे करेगी। ये सारी बातें उन्होंने तब कही थी। कुल मिलाकर राजा पटेरिया सुर्खियों के साथ साथ सलाखों के पीछे पहुंचे हैं, और अब क्या उनकी जुबान के ऊपर वाकई कोई कंट्रोल आएगा, कम से कम जैसा हमने बॉडी लैंग्वेज को लेकर नोटिस किया है उससे नहीं लगता। इधर खबर छत्तीसगढ़ से, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर जमकर सियासी बयानबाजी देखने को मिली। सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया कि उद्घाटन समारोह की सूचना तक उनको नहीं दी गई। इस पर एक बयानों की श्रृंखला भी आ गई। ये बिलासपुर से नागपुर के बीच शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, जिस पर आज छत्तीसगढ़ में जमकर सियासी बयानबाजी देखने को मिली। शुरुआत सीएम भूपेश बघेल के एक बयान से हुई। सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया कि उन्हें उद्घाटन समारोह की सूचना तक नहीं दी गई। सीएम ने कहा कि भारत सरकार के रेल विभाग ने छत्तीसगढ़ में ऐसा दूसरी बार किया है। अंतागढ़ से ट्रेन संचालन की सूचना भी उनको नहीं दी गई थी। छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ था, हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को एक निमंत्रण देते प्रदेश को सौगात दिया प्रधानमंत्री जी, लेकिन रेट इतना अधिक है कि आम आदमी उसमें चढ़ नहीं सकता, बड़े लोग चढ़ेंगे। दरअसल भेंट मुलाकात के लिए महासमुंद रवाना होने से पहले सीएम रायपुर हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। वंदे भारत पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने ये खुलासा किया। सीएम भूपेश बघेल के आरोपों पर बीजेपी ने ये प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री जी आरोप ही लगाते हैं केंद्र के ऊपर में, और केंद्र के ऊपर आरोप लगाने के अलावा उनके पास में कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि हर स्टेशन में बाकायदा नाम से सबको उसको आमंत्रित किया गया है। ये तो हुई निमंत्रण पर बयानबाजी। एक बात और अहम है, आज सीएम भूपेश बघेल ने वंदे भारत के किराए को लेकर भी सवाल उठाए। तो आपने आरोप भी सुन लिए और उस पर प्रतिक्रिया भी सुन ली। अगर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोप सही हैं तो हमारा कहना है कि वाकई एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह के अवसर पर, जिसे आप ऐतिहासिक कहते हैं, एक सौगात कहते हैं, इस पर निमंत्रित ना करना समझ से परे। बहरहाल
बात अगर किराए की हो रही थी तो आपको भी वंदे भारत ट्रेन के किराए को लेकर जिज्ञासा होगी, कई लोगों ने इसके बारे में बताया। तो आज राजनीति की बजाय वंदे भारत ट्रेन की खासियत और इसके किराए को हम डिकोड कर रहे हैं। यह देश की 6वीं वंदे भारत ट्रेन है जो नागपुर से बिलासपुर के बीच में चलेगी। ये यात्रा 6 घंटे में पूरी होगी। सरकार का लक्ष्य अगले साल तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पटरी पर उतारना है। प्लेन की तरह ही वंदे भारत ट्रेन में हॉस्टेस होंगी जो यात्रियों को खाना, नाश्ता, पानी सब सर्व करेंगी। ट्रेन में सेंसर युक्त दरवाजे लगे हैं। मेट्रो की तर्ज पर ट्रेन हर स्टेशन के ऊपर बताएगी कि आप किस स्टेशन पर पहुंचे हैं और अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है। अब किराए पर आते हैं। IRCTC ने चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास 2 कैटेगरी में इसका किराया तय कर दिया है जो अब सामने आ चुका है। सामान्य ट्रेनों से 4 गुना अधिक ये किराया वास्तव में है। ट्रेन में चेयर कार का बिलासपुर से नागपुर तक का किराया AC2 के बराबर यानी 1070 रुपए तय हुआ है। वहीं एग्जीक्यूटिव क्लास में बिलासपुर से नागपुर तक का सफर तय करने के लिए 2045 रुपए खर्च करने पड़ेंगे एक यात्री को। इसी तरह वंदे भारत ट्रेन में बिलासपुर से रायपुर तक चेयर कार के लिए 470 और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 905 रुपए का किराया तय किया गया। अब किराए को लेकर के बेसिकली ये जिस फैसिलिटी के साथ में, जिस अंदाज में और जिस टारगेट को लेकर इनकी शुरुआत हुई है, इस पर पहले से भी चर्चा हुई है। कई अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की बातें आई हैं, लेकिन इसे चलाने वालों का तर्क है कि खास क्लास के लिए और खास मकसद से इसको शुरू किया है। रफ्तार और टाइम को बचाना यह इस ट्रेन का मकसद बताया गया। इधर छत्तीसगढ़ में अब एक और बड़े विषय पर आपको ले चलते हैं। भूपेश बघेल सरकार 4 साल पूरे कर रही है। राज्य सरकार ने कहा है कि वो गौरव दिवस मनाएगी, लेकिन इस पर बीजेपी को भारी आपत्ति। देखिए, आप संघर्ष करके लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। 17 दिसंबर 2018 यही वो दिन है जब 15 सालों से सत्ता पर काबिज बीजेपी की सरकार को हटाकर कांग्रेस की सरकार बनी थी और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने थे। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं। अब उनकी सरकार के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके को गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। सरकार का दावा है कि इन 4 सालों में किसान से लेकर मजदूर और उद्योगपति से लेकर भूमिहीन तक के जीवन गौरव भरा रहा। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि 4 सालों में हर तरफ निराशा और हताशा का माहौल है। सरकार का विकास दूरबीन से भी नजर नहीं आता। इस 4 साल में चारों तरफ हताशा और निराशा का दौर है। उसके बाद भी अगर ये छत्तीसगढ़ की सरकार गौरव दिवस मना रही है तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि इनको सद्बुद्धि दे। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर प्रतिक्रिया आनी ही थी, आई भी। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि सरकार के विकास की बात नेता प्रतिपक्ष को समझ नहीं आ रही। अब उसको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन धान का पैसा तो मिल रहा है ना उसको। राजीव गांधी किसान न्याय योजना पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है नेता प्रतिपक्ष को? रमन सिंह के राज में मिलता था क्या? तो सीधा वो लाभ भी उसको नहीं दिखाई दे रहा है, तो खाता चेक कर ले। कुल मिलाकर गौरव दिवस कांग्रेस के लिए वो दिन है जिस दिन वो जश्न मनाएगी। तो वहीं बीजेपी गौरव दिवस के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। तो गौरव दिवस के बहाने भी अब इस पर सियासत जारी है। क्या ऐसा होना चाहिए, जरा डिकोड करते हैं। यही राजनीति की प्रकृति होती है कि सत्ता पक्ष के आयोजन पर विपक्ष सवाल उठाता है, विपक्ष के अभियानों पर सत्ता पक्ष सवाल खड़े करता है। गौरव दिवस के साथ भी कुछ ऐसा ही है। भूपेश सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं और किसी भी सरकार के लिए यह दिन गौरव का होता ही है। अगले साल फिर चुनाव है और ऐसे में गौरव दिवस भव्यता के साथ मनाए, अपनी योजनाओं को पहुंचाए, अपनी उपलब्धियों का बखान करे। ये पहले की सरकारों ने भी किया। गौरव दिवस के माध्यम से सरकार जनता तक दरअसल अपनी बात और क्या उसने किया ये पहुंचाना चाहती है, और ऐसा कोई भी दल पहले भी करता है। जैसा हम कह रहे हैं, बीजेपी पॉलिटिकल इवेंट की एक माहिर पार्टी है। कांग्रेस भी अब कामयाब पॉलिटिकल इवेंट्स करने का मादा रखती है और ऐसे कई इवेंट्स करके बीजेपी को भी सरप्राइज कर चुकी है। कुल मिलाकर गौरव दिवस के मौके पर जनता सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखना चाहती है, उनका नजरिया देखना चाहती है। सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी बात रखेंगे। अब ये जनता की दरबार पर है कि वो साथ किसका देते हैं और किस पक्ष को सच मानते हैं।
लेकिन फिलहाल ये तय मानकर चलिए कि अगले 4 दिन तक प्रदेश में इसके ऊपर सियासत होगी और गौरव दिवस तक ये बहस आगे जारी रह सकती। इधर कांग्रेस ने चुनाव से पहले बीजेपी सरकार की घेराबंदी की तगड़ी तैयारी की। 19 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही। चुनावी बिसात से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस का प्लान तैयार है। कांग्रेस के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की सूचना विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह को दी है। नेता प्रतिपक्ष के आरोप पत्र पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी मंजूरी दे दी है। अविश्वास प्रस्ताव पर 19 तारीख से 23 दिसंबर तक जो सत्र शुरू होगा इसमें जो चर्चा कराई जाए ये मांग की गई है। अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को घेरा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जनता पर जिसको विश्वास नहीं है वो अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। नेता प्रतिपक्ष पर अध्यक्ष का विश्वास नहीं है, अध्यक्ष पर नेता प्रतिपक्ष का विश्वास नहीं है, वो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की विधायक नहीं सुन रहे। बता दें कि कांग्रेस के तमाम विभागों से जुड़े 180 बिंदु छांटे गए हैं। निर्माण कार्यों से लेकर दूसरी अनियमितताओं के दस्तावेज जुटा लिए गए हैं। इन्हीं घपले घोटालों के जरिए कांग्रेस विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग करने वाली है। तो कांग्रेस पार्टी शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। क्या है इसकी जरूरत और इसका असर क्या होगा, इसका असर क्या होगा, जरा इसको भी डिकोड करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाकर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहती है। वैसे भी अगले साल चुनाव है तो ये कहना है कि सरकार गिर जाएगी सही नहीं है। हालांकि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार की कमियों को या अपनी तरफ से जो वो कहना चाहती है जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेगी और इसके साथ ही कांग्रेस खुद को सशक्त विपक्ष के तौर पर भी पेश करने की कोशिश करेगी। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार फिलहाल मजबूत स्थिति में है और इसीलिए कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव जाहिर तौर पर कामयाब होगा, इसका असर सबको पता है। ये केवल एक ऐसा पॉलिटिकल हथियार है जिसके द्वारा विपक्ष सरकार के खिलाफ एक दबाव बनाने का काम करती है, आवाज बुलंद करने का काम करती है। बहस का एक ऐसा मोर्चा खुलता है जिसमें विपक्ष की सारी बातें लाई जा सकती हैं या सामने आ सकती हैं। अब इसका हश्र क्या होगा ये बात सभी जानते हैं, लेकिन फिलहाल इस पूरे मसले पर दोनों पक्ष एक दूसरे पर बयान लाते रहेंगे और एक दूसरे को घेरते रहेंगे। अक्सर हम गरीबी और गरीबी से जुड़ी परेशानियों पर बात करते हैं, लेकिन फिर भी ताज्जुब इस बात का कि सारी दुनिया में सबसे अमीर कौन, ये भी सब बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते हैं। और खबर इससे जुड़ी यह है कि एलन मस्क से दुनिया के सबसे अमीर शख्स का ताज छिन गया। फोर्ब्स नाम की एक मैगजीन है जिसके बारे में आपने अक्सर तब सुना होगा जब ये कोई लिस्ट निकालती है। फोर्ब्स ने दुनिया के अरबपतियों की एक ताजा सूची जारी की जिसके मुताबिक ट्विटर और उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी नहीं हैं। उनकी जगह, उनका स्थान फ्रांस के दिग्गज कारोबारी बर्नार्ड अर्नॉल्ट ने ले लिया है। बर्नार्ड अर्नॉल्ट एंड फैमिली इस लिस्ट में अब टॉप पर पहुंच चुके हैं। फोर्ब्स के मुताबिक इनकी संपत्ति 186.9 अरब डॉलर है और दूसरे स्थान पर एलन मस्क ही हैं जिनकी संपत्ति घटकर 181.3 अरब डॉलर रह गई। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में गौतम अडानी, भारतीय, ये तीसरे स्थान पर अब भी बने हुए हैं। उनकी संपत्ति 134.5 अरब डॉलर है। वहीं यह भी माना जा रहा है कि जिस तरह एलन मस्क की संपत्ति में गिरावट आ रही है उससे लगता है कि जल्दी ही वे गौतम अडानी से भी पीछे चले जाएंगे। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति में लगातार इजाफा हो रहा है। इससे मस्क और अडानी की संपत्ति में अब बहुत ज्यादा फासला नहीं बचा है। चलिए अब एक प्रतियोगिता जो अचानक से सुर्खियों में आई और इसके पीछे मंशा क्या है, सवाल उठा। महाकाल की नगरी उज्जैन में पैगंबर साहब पर निबंध की एक प्रतियोगिता रखी गई। इस प्रतियोगिता में सिर्फ गैर मुस्लिम ही हिस्सा ले सकते थे, यह शर्त थी। और इसके साथ निबंध प्रतियोगिता, इसके पीछे की मंशा, इस पर विवाद उठ गया। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन एक बार फिर चर्चा में है। यहाँ एक बार फिर सियासत उफान मार रही है। उसकी वजह है निबंध प्रतियोगिता का एक विज्ञापन। विज्ञापन को आप गौर से देखिए। इसमें लिखा है मोहम्मद साहब संसार के मार्गदर्शक। इस विषय पर 5 से 10 पेज में निबंध लिखकर जमा करें और पहला पुरस्कार 21,000,
दूसरा पुरस्कार 15,000 जबकि तीसरा पुरस्कार 10,000 देने की घोषणा की गई। लेकिन विवाद की असल वजह है इस निबंध प्रतियोगिता का नियम नंबर 4, जिसमें साफ साफ लिखा है कि प्रतियोगिता केवल नॉन मुस्लिम भाई बहनों के लिए रहेगी। जाहिर तौर पर सवाल उठता है कि क्या ये किसी धर्म विशेष के प्रचार प्रसार का तरीका तो नहीं। मुझे लगता है कि धर्मांतरण का कोई नया तरीका उनके माध्यम से ढूंढा जा रहा है। लेकिन इनके जवाब मिलने से पहले ही सियासत हावी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास काम क्या है? बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, हिटलर की नीति पर इनका चलने का काम कर रहे हैं। वैसे मामले की जानकारी लगते ही निबंध प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया गया। मैं भी नहीं समझ पाया इस प्रतियोगिता में ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सा तरीका है। और जैसे ही मेरा मामला संज्ञान में आया था, मैंने एसपी को निर्देश किया है तत्काल परीक्षा को स्थगित करवाए। फिलहाल गैर मुस्लिमों के लिए निबंध प्रतियोगिता भले ही निरस्त कर दी गई हो, लेकिन उज्जैन से लेकर भोपाल तक सियासत ऑन है। तो आपने ये खबर देख ली और अब इसको जरा हम डिकोड करते हैं। जब पैगंबर साहब पर निबंध लिखना है, अच्छी बात है, हर महापुरुष पर ज्ञान होना चाहिए, तो नॉन मुस्लिम की पात्रता जैसी शर्त क्यों? प्रतियोगिता को धर्म विशेष के दायरे में क्यों बांध रहे हैं? आप कुछ सोचकर ऐसा कर रहे हैं? क्या इस तरह की प्रतियोगिता के जरिए आप ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना चाहते हैं? आपको नहीं पता कि ये शर्त, ये क्लॉज विवाद खड़ा कर सकता है, और ऐसा आज हुआ भी। कुल मिलाकर इस पूरी प्रतियोगिता के पीछे की मंशा को कुत्सित पाया गया, इस पर बैन किया गया, इसके पीछे एक एजेंडा देखा गया, और इस पर अब कुछ समय तक आप राजनीतिक बयान भी देख सुन सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि किसी भी महापुरुष के नाम पर अगर आप कुछ करें तो अच्छा होना चाहिए, ना कि इस तरह का नतीजा। मकसद इसके पीछे क्या है, यह तो बेहतर जाना जा सकता है जब इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन। आज की न्यूज डिकोड में बस इतना ही। खबरों के इस बुलेटिन में आप क्या और देखना चाहते हैं, किस अंदाज में देखना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाएं। फिलहाल अपना परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।